बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष और हमारे छोटे भाई सम्माननीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और पार्टी के प्रभारी सम्माननीय दुष्यंत गौतम जी, आपके और हमारे बहुत ही प्रिय प्रत्याशी सम्माननीय त्रिवेंद्र रावत जी, हमारे निवर्तमान सांसद और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री रहे श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक, पूर्व में मंत्री रहे, पूर्व में अध्यक्ष रहे, ऐसे हमारे मदन कौशिक जी, हमारे सांसद नरेश बंसल जी और हमारे प्रेम अग्रवाल जी, प्रदेश के मंत्री, हमारी कल्पना सैनी जी, राज्यसभा की सदस्य, हमारे स्वामी यतेश्वरानंद जी, संजय जी, कुलदीप कुमार जी जो हमारे महामंत्री रहे हैं, और प्रदीप बत्रा जी, सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में, इतने दोपहर में, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में हमारे बूथ से आए हुए कार्यकर्ता बंधु, देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि आज एक बहुत ही उत्साहवर्धक रोड शो के पश्चात आप कार्यकर्ता, जिन्होंने इतनी गर्मी में इस कार्यक्रम में अपने आप को जोड़ा और उसके बाद आप आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और कार्यकर्ता की दृष्टि से आगे चुनाव में आपने किस तरीके से लगना है, इसकी योजना को बनाने के लिए आप लोग तत्पर हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं अपने कार्यकर्ता बंधुओं से कि आप सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। आप कहोगे कि मैं कैसे कह रहा हूं कि आप भाग्यशाली हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने भी अपनी जिंदगी में और मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत चुनाव देखे हैं, और बहुत चुनाव में लड़ते हुए भी हम लोगों ने अपने आप को जनता के साथ जोड़ा। लेकिन सभी चुनाव में एक प्रश्न हमारे मन में होता था, जीतेंगे कि नहीं, जीतेंगे कि नहीं, जीत मिलेगी कि नहीं। पर आप भाग्यशाली ऐसे हो कि इस बार का चुनाव आप जीतने के लिए नहीं, मतों का अंतर बढ़ाने का चुनाव लड़ रहे हो, ये हमको चाहिए। तो बताइए आप भाग्यशाली हुए कि नहीं कि आपको ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जहां आप जीत का अंतर बढ़ा रहे हो। और ये कैसे संभव हुआ? मैं दूसरी बात भी कहता हूं कि आप भाग्यशाली कैसे हो। आप भाग्यशाली हो इसलिए क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो, और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है आज देश में 15,000 छोटी बड़ी पार्टियां हैं, और अगर हम देखें तो बड़ी पार्टियों का नाम ले तो लगभग 50 से ऊपर है। लेकिन एक भी पार्टी वैचारिक प्रतिष्ठान की पार्टी नहीं है, आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी नहीं है। अगर आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कहां से चली, कहां पहुंच गई। कभी सोशलिज्म का नारा लगाया,
कभी सेंटर टू द लेफ्ट का नारा लगाया और आजकल परिवारवाद का नारा लगा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनसंघ है, जिसके आप सदस्य हो, जिसने 51 में कहा था, संत 51 में कहा था, 52 में कहा था, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं रहे। हम कहते थे, हमारा उपहास उड़ता था, हमारा मजाक बनाया जाता था, हमें लोग अपेक्षित करते थे, उपेक्षा करते थे हमारा। लेकिन हम 1951-52 से चले और 2019 के 6 अगस्त को मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की राजनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह भी हमें अकेली पार्टी, अकेली आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है। हमने 78 में कहा कि हम राम मंदिर के रास्ता बनाने के रास्ते को प्रशस्त करेंगे। पालमपुर में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी। हम वर्षों नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और हमारे विरोधी बोलते थे, रामलला हम आएंगे, तिथि कब बताएंगे। हमारा उपहास उड़ाते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि वो समय भी आया और 22 जनवरी को हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भव्य राम मंदिर का, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। वो भी हमने देखा। 3 तलाक, कोई पार्टी में हिम्मत नहीं थी, सब वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 तलाक खत्म करो, किसी में ताकत नहीं थी। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 तलाक समाप्त कर दिया। इस बात को भी हमको याद है। 30 साल से, 3 दशक से हम महिलाओं का बिल पास नहीं करा पा रहे थे, महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पा रहे। 3 दशक से मोदी जी ने 3 दिन के अंदर नारी शक्ति वंदन विधेयक पास करके नारी को 33% का आरक्षण लोकसभा में, राज्य और विधानसभा में दिला दिया। अब वो समय दूर नहीं है, 2024 का चुनाव हो रहा है और 2029 के लोकसभा में 33% बहनें भी अब लोकसभा में बैठेंगी। और अगला विधानसभा कब है? 2027 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उत्तराखंड की विधानसभा में भी 33% महिलाएं होगी। ये इसलिए वैचारिक पार्टी हमारी पार्टी, ये काडर बेस्ड पार्टी आज 10,40,000 बूथ में 6,30,000 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का बूथ का समिति है, बूथ का अध्यक्ष है। हमारा काडर है, 18 करोड़ की पार्टी है, राष्ट्र से लेकर के बूथ तक बूथ की समिति है और हर जगह हम चुनाव से जीत करके आते हैं। प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिला के अध्यक्ष का चुनाव होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये परिवार की पार्टी नहीं है, यहां मेहनत करके गरीब घर से आने वाला व्यक्ति भी पार्टी का अध्यक्ष बनता है। यह परिस्थिति आती है और हम मास बेस्ड पार्टी है, हमारा मास बेस है। और जब हम मास बेस कहते हैं तो अभी हमारी 303 एमएलए हैं। 2024 के बाद 2024 के बाद हम आज सबसे बड़ी पार्टी है। 94 हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं,
1500 से ज्यादा एमएलए हैं, 150 से ज्यादा हमारे मेयर हैं, हजारों की संख्या में हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं और हजारों की संख्या में हमारे बीडीसी के चेयरमैन और सदस्य हैं। ये सबसे बड़ी पार्टी है। और तीसरी बात कि मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा बदल दी। इससे पहले चुनाव होता था तो आप कैसे चुनाव लड़ते थे? फलाना कैंडिडेट किस जाति का है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, ऊपर वाले पहाड़ का है कि निचले पहाड़ का है, मैदानी इलाका का है कि पहाड़ का है, किस जाति का है। यानी कांग्रेस पार्टी ने जातियों में बांट करके चुनाव लड़ा, वोट बैंक की राजनीति की, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को लड़ाने का काम किया, आपस में अलगाववाद को पैदा किया। लेकिन मोदी जी ने राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्म करो, काम करो, नहीं तो रास्ता छोड़ो, रहना है तो काम करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, हम अकाउंटेबल हो गए। आप बताइए रिपोर्ट कार्ड की राजनीति चल रही है कि नहीं चल रही है? यहां निशंक जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है कि नहीं रखा है? प्रधानमंत्री मोदी जी रिपोर्ट कार्ड रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उत्तराखंड के विकास के बारे में चर्चा होती है कि नहीं होती है? इसलिए राजनीति की संस्कृति बदल जाए और जहां अलगाववाद था वहां मोदी जी ने नई परिभाषा गढ़ी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, इस बात का प्रयास किया। मैं यहां ये भी आपको कहना चाहता हूं, आज दुनिया में अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, आज यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, आज जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, आज जर्मनी की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, आज पश्चिम और पूर्व के देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत पिछले 5 सालों में कोरोना के प्रभाव के बावजूद, यूक्रेन के टकराव के बावजूद, आज भारत 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया और 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था हमने ब्रिटानिया को, ब्रिटेन को, इंग्लैंड को, जिसने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, उसको पछाड़ करके हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था, इस्पात के प्रोडक्शन में हम चौथे से दूसरे में पहुंच गए। मोबाइल आज 92-97% मोबाइल आज भारत में बन रहा है। 10 साल पहले आपके हाथ में मोबाइल होता था, उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है उस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। ऑटोमोबाइल मार्केट में हम तीसरे नंबर पर खड़े हो गए। कोरोना में कोई तय नहीं कर पाया लॉकडाउन लगाए कि नहीं लगाए, मानवता जरूरी है या आर्थिक जगत जरूरी है। मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, इसलिए डट के लॉकडाउन लगाया। 2 महीने में देश को तैयार किया और 2 महीने बाद मोदी जी ने कहा जान भी है और जहान भी है और देश आगे बढ़े। मित्रों, इस देश में टेटनस के टीके को आने में 25 से 27 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 27 साल लग गए। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवाई को आने में और नेशनल प्रोग्राम बनने में 25 से 26 साल लग गए। इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जापानी बुखार की दवाई को आने में, इंजेक्शन को आने में 100 साल लग गए। 1906 में दवाई बनी थी, 2006 में भारत में आई, 100 साल लगे। लेकिन कोरोना भारत में पहला
केस 20 जनवरी 2020 को आया था। 20 अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके भारत को दी और 220 करोड़ डबल डोज लगा करके और बूस्टर डोज लगा करके देश को कोरोना से मुक्त करा दिया और कोरोना से लड़ाई लड़ दी हमने प्रधानमंत्री मोदी जी। और उस समय ये कांग्रेसी भाई आजकल वोट मांगने आएंगे आपसे, इनके धोखे का नमूना बताऊं आपको। जब वैक्सीन बन रही थी तो कहते थे ये मोदी टीका है, मोदी टीका है, मत लगाना मत लगाना, जनता को गुमराह कर रहे थे। ये इनका हाल है। मैं याद दिलाता हूं, आप भूल जाते हो। जब आप वोटिंग मांगने आए ना तो बोलना तू भी अब मोदी टीका लगा, मोदी टीका लगा। जवाब देना उनको। खुद चुपके जाके मोदी टीका लगा लिया। मेरे को संसद में मिले, मैंने कहा कैसा लगा मोदी टीका भाई, अच्छा लगा कि नहीं लगा? अपने लगा लिया और दूसरों को बोला इसका टेस्ट नहीं हुआ, इसका क्लिनिकल टेस्ट नहीं हुआ है। अब आप देखो सारे देश को कोरोना से मुक्त किया कि नहीं किया मोदी जी ने? किया कि नहीं किया बताओ? और 100 देशों को वैक्सीन मैत्री ने टीका पहुंचाया, 48 देशों को मुफ्त में टीका दिया गया। ये भारत कर गया, ये नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इनकी चिंता किसने की? किसने की इनकी चिंता? आप बताओ, 80 करोड़ की जनता को मोदी जी 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसका फर्क क्या हुआ मालूम है? आज इसके कारण 25% लोग भारत के गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए, गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए। और भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो गई, 1% से भी कम हो गई। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना की, 4 करोड़ घर बने हैं और प्रेम जी यहां 10 लाख से ज्यादा घर बने। उत्तराखंड में 10 लाख से ज्यादा घर बने, पक्के घर। और मोदी जी ने का लक्ष्य है इस देश में कोई भी कच्चे मकान के छत पर नहीं रहेगा, पक्के मकान के घर छत पर रहेगा, छत पर रहेगा। ये उज्ज्वला योजना, हर घर को गैस का कनेक्शन, लकड़ी के चूल्हे से छुट्टी, लाइटर से जला करके गैस का कनेक्शन दिया गया। उजाला योजना, 18,000 गांवों को बिजली पहुंचाई गई, 2.5 करोड़ घरों को बिजली पहुंचाई गई। आयुष्मान भारत, गरीब लोगों को जो अपना इलाज नहीं करा सकते थे, ऐसे 55 करोड़ लोग, 55 करोड़ लोग। कौन है ये 55 करोड़ लोग? भारत की 40% की आबादी है, 40%। कौन है ये लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, रेड़ी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, बस का क्लीनर, लिफ्ट का मैन, बाल काटने वाला, रोड के किनारे कूड़ेदान से रैग पिकर कूड़ा इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। 5 लाख। और मुझे खुशी है, मैं वही बता रहा हूं, और मुझे खुशी है कि जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने अटल आयुष्मान भारत में जो बच गए थे उनको भी मुफ्त में इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए। और आज ये गरीब लोगों को उत्तराखंड में लगभग 10.5 लाख लोगों का उपचार हो गया है। 10.5 लाख लोगों का उपचार, ये उपचार की दृष्टि से काम हुआ है। मित्रों, चाहे गरीब कल्याण हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना,
अब मुझे आप सब लोग यहाँ मैदानी इलाके में आकर रहने लगे हो, आजकल देहरादून हरिद्वार में सब तो आए तो पहाड़ से हो। पहाड़ में शादियां होती थी तो याद है, बारात में अपना बिस्तरा साथ लेकर जाते थे। जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे कि नहीं? बताओ हाँ या ना। आजकल गांव में भी एक एक दिन में आप 4-4 बारात अटेंड करते हो। एक जगह गाड़ी को सेल्फ मारते हो, एक जगह शादी अटेंड करते हो, दूसरी जगह करते हो, तीसरी जगह करते हो, और रात को आकर के घर में सोते हो। यह परिस्थिति आकर के विकास की कमी। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बताओ, गांव में आप लोग पोखर से पानी लाने जाते थे कि नहीं जाते थे? बावड़ी से पानी लाते थे कि नहीं लाते थे? 2-2 किलोमीटर नीचे पहाड़ में जाते थे कि नहीं जाते थे? आजकल हर घर नल, हर घर जल, 12,000 करोड़ रुपए का बजट हर घर नल के लिए दिया गया। ये विकास की बात। बोलिए विकास हुआ है कि नहीं हुआ 10 साल में? दुनिया में मोदी जी ने भारत को आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? भारत के पासपोर्ट का आज मतलब बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? हमें मोदी जी का मान बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? 19 तारीख को कमल का बटन दबाना है कि नहीं दबाना है? ये भारत की तस्वीर को आगे बढ़ाना है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है, और एक तरफ वो गठबंधन है, गठबंधन इंडिया गठबंधन है कि नहीं है? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और इंडी गठबंधन कहता है भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बोलो किसके साथ चलोगे आप? किसके साथ चलोगे? भ्रष्टाचारियों को बचाना है क्या? इनको जेल में भेजना है कि नहीं भेजना है? भेजना है कि नहीं भेजना है? ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, और ये परिवारवादियों का जमावड़ा है। ये परिवारवादियों का जमावड़ा है। आप देखो, बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जम्मू कश्मीर से उठाता हूं मैं। बताओ, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार की पार्टी है कि नहीं है? है कि नहीं है? मुफ्ती मोहम्मद के बाद महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये मुलायम सिंह, ये अखिलेश, ये डिंपल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये बताइए, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये बंगाल में पीसी भाईपो, बुआ भतीजा, ममता अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, तेलंगाना में केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणानिधि स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शरद पवार ने भतीजा भी छोड़ दिया बेटी के कारण, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? उद्धव और आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? सोनिया, राहुल, प्रियंका परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये सब परिवार की पार्टियां हैं, और परिवार बचाने में लगी। बोला ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे लोगों को आने देना है क्या? दूसरा, ये सभी पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टियां। आप बताओ, फारूक अब्दुल्ला क्रिकेट एसोसिएशन के स्कैंडल में फंसा है कि नहीं फंसा है? फंसा है कि नहीं फंसा? बताओ। आप बताइए, अखिलेश यादव गोमती रिवर फ्रंट के भ्रष्टाचार में फंसा है कि नहीं फंसा है? लैपटॉप के कारण फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए, ममता के मंत्रियों के घरों से पैसों का, नोटों की, गड्डियों का जखीरा निकला कि नहीं निकला? टीचर की भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, केसीआर की बेटी कविता जेल में है कि नहीं है? शराब घोटाले में वो इन्वॉल्व है कि नहीं है? आप बताइए, डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन और स्टालिन
दोनों के दोनों आमदनी से ज्यादा अपने से ज्यादा आमदनी के घोटाले में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? आप बताइए, ये सभी भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं है? आप बताइए, कांग्रेस ने बॉफर्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? हेलीकॉप्टर वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? यानी कांग्रेस ने 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? 3G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? यानी कांग्रेस ने न आकाश छोड़ा, न नभ, न जल, न थल, न पाताल, कोई लोक नहीं छोड़े जहां भ्रष्टाचार नहीं किया। आप बताइए, ये राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? ये सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? ये चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? इसका बेटा कार्तिक बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, अभी संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, ये मनोज सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, सत्येंद्र जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, कविता जेल में है कि नहीं है? ये आधे नेता या तो जेल में हैं या बेल पर है। बताइए, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? आने देना है क्या? दिल्ली की गद्दी पर बैठाना है क्या? दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा बताओ? कौन बैठेगा बताओ? कौन बैठेगा बताओ? मित्रों, आप स्वस्थ हो जाइए कि देश का भविष्य मोदी जी के नेतृत्व में है। देश सुरक्षित मोदी जी के नेतृत्व में है। देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और इसमें हमको भी अपना योगदान करना है। 19 तारीख को कमल का बटन दबाकर त्रिवेंद्र रावत को दिल्ली भेजना है।